Bollywood Silver Screen presenting Star Wars The Empire Strikes Back। ये मूवी सन 1977 में आई स्टार वॉर्स का नेक्स्ट पार्ट है और ये मूवी उसी मूवी की कहानी को आगे कंटिन्यू करती है, जहां दिखाया जाता है कि डेथ स्टार वेपन को डिस्ट्रॉय हुए आज पूरे 3 साल का अरसा बीत चुका है और इन सालों में इंपीरियल्स ने रेबल एलियंस को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहे। इसीलिए डर्थ वेंडर हजारों प्रॉप्स को, जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ड्रोन्स जैसे डिवाइस हैं, को बहुत सारे प्लैनेट्स पर पूरी गैलेक्सी में हर तरफ भेजता है ताकि वो पता लगा सके कि प्रिंसेस लेया और उसके रेबल एलियंस की टीम कहां पर छुपी हुई है। ऐसे एक प्रॉब एक बर्फीले प्लेनेट हॉथ पर गिरता है जहां हर तरफ बर्फ होती है। ल्यूक स्काईवॉकर, जिसने पिछली मूवी में डेथ स्टार को डिस्ट्रॉय किया था, वो वहीं पर उस प्रॉब को गिरते हुए देखता है और उसे मिटियोर समझकर उसके करीब जाता है ताकि उसकी जांच कर सके। लेकिन ऐसा करते हुए एक बर्फ का बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है और जिस एनिमल पर ल्यूक सवार था उसे खाने लगता है। वहां बेस कैंप में सब परेशान नजर आते हैं क्योंकि ल्यूक से किसी का भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। प्रिंसेस लिया भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है और वो अपनी परेशानी उस पायलट को, जिसने पिछली मूवी में उसका साथ दिया था, जिसका नाम हैन सोलो है, उसे बताती है। हैन, जो कि अब रेबल एलियंस का हिस्सा बन चुका है, पर हैन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। इसलिए बहुत सारे एलियंस उसके पीछे होते हैं, जिनमें बाउंटी हंटर्स भी है। बाउंटी हंटर्स उन्हें कहा जाता है जो पैसों के लिए लोगों को पकड़कर उन लोगों के हवाले कर देते हैं जिन्होंने उनके ऊपर इनाम रखा गया है। हैन सोलो प्रिंसेस से कहता है कि वो ल्यूक को ढूंढने के लिए जाएगा, पर प्रिंसेस लिया और रोबोट C-3PO उसे ऐसा करने से मना करते हैं। रोबोट C-3PO से कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हैन उनकी बात नहीं सुनता और ल्यूक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक उस बर्फीले मॉन्स्टर की गुफा में उल्टा लटका होता है, पर वो अपनी फोर्स को यूज करके अपनी लाइट सेबर को अपनी तरफ खींचता है और खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और वहां से भाग जाता है, और जल्दी बर्फीली हवाओं की वजह से वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन है और अब कभी भी उसकी मौत हो सकती है। लेकिन तभी उसे अपने स्पिरिचुअल गुरु ओबी वैन, जिन्होंने पिछली कहानी में उसे गाइडेंस दी थी, उनका फेस नजर आता है। वो उसे कहते हैं कि तुम डेगोबा प्लेनेट पर जाकर जेडाई मास्टर से मिलो, उनसे ट्रेनिंग लो और एक जेडाई योद्धा बन जाओ। ऐसा करने से तुम डार्क फोर्स के एम्परर को मारने में कामयाब हो जाओगे। अब हैन भी यहाँ पहुंच जाता है। वो देखता है कि ल्यूक बेहोश है। हैन उसे जगाता है। इसके बाद पास ही मरे हुए एनिमल जिस पर बैठकर वो यहाँ आया था, वो उसके पेट को चीरता है और ये दोनों उसके पेट के अंदर लेट जाते हैं ताकि इनकी बॉडी को हीट मिल सके। इस तरह से ये जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डर्थ वेडर को रेबल एलियंस की लोकेशन का पता अपने प्रॉप के जरिए चल जाता है और वो उन पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी करता है। वो अपने बहुत से स्पेसशिप्स को और साथ ही साथ बहुत बड़े डॉग्स की तरह रोबोटिक वॉरियर्स को उनके प्लेनेट की तरफ भेजता है। डर्थ वेडर की फोर्सेस वहां पहुंचकर बहुत तबाही मचाती है, पर पायलट हैन, प्रिंसेस लिया, CP3 और अपने च्यूबाका को लेकर वहां से निकल जाता है, पर अभी भी उनके पीछे इंपीरियल्स के बहुत से शिप्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके यहाँ से निकल जाएंगे, पर इनकी शिप में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिस वजह से इनका हाइपर ड्राइव काम नहीं करता और ये लाइट की स्पीड से यहाँ से नहीं निकल पाते। इसीलिए मजबूरी में इन्हें एक एस्ट्रॉयड फील्ड में जाना पड़ता है, जहाँ ये उन शिप से बचते बचते एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड में बनी एक टनल में छुप जाते हैं। वहां प्रिंसेस लेया, जो पहले तो हैन को सेल्फिश समझती थी, पर अब उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग चुकी है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं डर्थ वेडर जब ये सुनता है कि हैन की शिप्स को उसके ट्रूप्स ने खो दिया, तो वो अपने कमांडर को अपनी फोर्स यूज करके जान से मार देता है और न्यू कमांडर को ऑर्डर देता है कि वो बाउंटी हंटर्स को उनके शिप के पीछे ढूंढने के लिए लगा दे। वहां टनल में प्रिंसेस लिया किसी की प्रेजेंस को फील करती है और ये बात वो हैन को बताती है, और जब ये सब के सब शिप से बाहर आते हैं तो इनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। ये सब किसी तरह से उससे बचकर वापस शिप में आ जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं, पर बाहर आते इन्हें डर्थ वेडर की शिप का सामना करना पड़ता है। इनके सामने डर्थ वेडर की शिप होती है। हैन एक प्लान बनाता है जिससे वहां से भागने की बजाय उल्टा अपने शिप को डर्थ वेडर की शिप की तरफ बढ़ा देते हैं और डर्थ वेडर की शिप
शिप के साथ अपने शिप को अटैच कर देते हैं, जिससे इनका शिप डर्थ वेडर की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। सब समझते हैं कि हैन ने कोई हाइड करने वाली टेक्नोलॉजी को अपने शिप में यूज किया है, जिससे वो यहाँ से गायब हो गया। पर हैन का प्लान होता है कि वो इस शिप के साथ अटैच रहेगा और जब शिप का कचरा बाहर फेंका जाएगा तो वो अपने शिप को उसमें मिला लेगा। और क्योंकि डर्थ वेडर का शिप लाइट की स्पीड से चलता है, इसीलिए बड़ी तेजी से इस जगह से निकल जाएगा, इसीलिए वो उसके शिप को नहीं देख पाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। जब शिप का कचरा बाहर फेंका जाता है तो हैन अपने शिप को उसमें मिला लेता है और डर्थ वेडर का शिप यहाँ से निकल जाता है। पर तभी हैन के शिप के पीछे बाउंटी हंटर का शिप आता है, जो उसे देख लेते हैं। बाउंटी हंटर अब डर्थ वेडर के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो डर्थ वेडर को बता देते हैं कि हैन अपने शिप को बादलों के शहर, जो प्लेनेट बेस्पिन को कहा जाता है, उस तरफ ले गया है। दरअसल ये प्लेनेट हैन के एक बहुत पुराने दोस्त का है। पर डर्थ वेडर, जिसका शिप लाइट की स्पीड से चलता है, वो वहां पर हैन से पहले पहुंच जाता है और उसके दोस्त को ब्लैकमेल करता है कि उसे उसकी बात माननी होगी। जैसे ही हैन और उसके साथी यहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले C-3PO को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। हैन का दोस्त उसे प्रिंसेस लेया और च्यूबाका को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ डर्थ वेडर पहले से मौजूद होता है। हैन उसे देखकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर डर्थ वेडर अपनी फोर्स यूज करके उसे ऐसा नहीं करने देता। दरअसल डर्थ वेडर जानता है कि ल्यूक अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस प्लेनेट तक जरूर आएगा, इसीलिए वो इनमें से किसी को भी नहीं मारता। ल्यूक भी, जो डर्थ वेडर के रिबल बेस कैंप को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही अपनी शिप पर उस प्लेनेट के लिए निकल गया था, जो उसे उसके गुरु ओबी वैन ने बताई थी। जब वो ठंड से जमकर मरने के करीब था, ल्यूक उस प्लेनेट तक पहुंच जाता है, पर वहां लैंड करते हुए उसकी शिप क्रैश हो जाती है। वहां उसे जेडाई मास्टर योद्धा मिलते हैं, जो कि ग्रीन कलर के बड़े कानों वाला और छोटे से कद वाला एक क्रीचर है। दरअसल इसी जेडाई मास्टर ने ओबी वैन को भी ट्रेन किया था और अब ओबी वैन के कहने पर उसे ल्यूक को भी ट्रेनिंग देनी थी। हालांकि ओबी वैन मर चुका है, लेकिन जेडाई मास्टर आज भी उसकी आत्मा को देख सकता है, उससे बातें कर सकता है। वो ओबी वैन को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ल्यूक एक योद्धा बनने के लिए तैयार है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस है जिसे वो काबू में नहीं रख सकता। लेकिन ओबी वैन को ल्यूक पर विश्वास है, इसीलिए वो जेडाई मास्टर को कहता है कि आपको इसे ट्रेन करना होगा। और अब जेडाई मास्टर ल्यूक को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और वो उसे फोर्स का यूज करने का तरीका भी समझाते हैं। यहाँ ओबी वैन को यह भी पता चलता है कि डर्थ वेडर असल में ओबी वैन का एक स्टूडेंट था, पर वो अपने नेगेटिव इमोशंस को काबू में नहीं रख सका और इस फोर्स की डार्क साइड की तरफ खींचता चला गया। ट्रेनिंग के दौरान ल्यूक को विजन्स आते हैं, जिसमें उसे दिखता है कि बादलों के शहर में उसका दोस्त हैन और प्रिंसेस लेया खतरे में है। वो तय करता है कि वो उन्हें बचाने के लिए जाएगा, और जेडाई योद्धा और ओबी वैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं कि उसकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई, उसे अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना होगा, तभी वो इन शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। ओबी वैन उसे कहता है कि डर्थ वेडर की तरह वो उसे डार्क फोर्सेस की तरफ खींचता हुआ नहीं देख सकता, पर ल्यूक इन दोनों से प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करेगा। उसे जाता हुआ देखकर ओबी वैन कहता है कि उसे ल्यूक पर पूरा भरोसा है, वही उसकी आखिरी उम्मीद है। जेडाई मास्टर कहते हैं कि नहीं, कोई और भी है जो इसके काबिल है। वही हैन के दोस्त के प्लेनेट पर दिखाया जाता है, जहां पर डर्थ वेडर हैन को एक कार्बन फ्रीजिंग चैम्बर में डाल रहा होता है। दरअसल वो देखना चाहता है कि इसके अंदर किसी को फ्रीज करने के बाद वो बचता है या नहीं, क्योंकि वो ल्यूक को इसके अंदर फ्रीज करके अपने एम्परर के पास ले जाना चाहता है। जब हैन को उसके अंदर डाला जा रहा होता है तो प्रिंसेस लेया उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। हैन कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ देर के बाद हैन को उस फ्रीजिंग चैम्बर से बाहर निकाला जाता है और जब उसे चेक किया जाता है तो वो जिंदा होता है। इसके बाद हैन को बाउंटी हंटर्स को दे दिया जाता है, जो डर्थ वेडर के लिए काम करते हैं, और प्रिंसेस लेया और च्यूबाका को उसके शिप में डाल दिया जाता है। पर हैन का दोस्त उनकी हेल्प करता है और वो हैन की शिप को लेकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। साथ ही डर्थ वेडर को ल्यूक के आने की खबर दी जाती है और वो उसे चैम्बर तक आने का ऑर्डर देता है, और कुछ ही देर बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपने अपने लाइट सेबर से अटैक करते हैं। डर्थ वेडर ल्यूक की ट्रेनिंग की तारीफ करता है और उसे कहता है कि वो उसका साथ दे और डार्क फोर्स की साइड आ जाए, ताकि ये दोनों मिलकर एम्परर को मार सकें और पूरी गैलेक्सी पर खुद राज कर सके। पर ल्यूक उसकी बात
बात नहीं मानता और उससे लड़ता रहता है, यहाँ तक कि डर्थ वेडर ल्यूक का लाइट सेबर उसके हाथ समेत काट कर नीचे फेंक देता है और ल्यूक से कहता है कि वही उसका असली बाप है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है और खुद को एयरशाफ्ट से नीचे गिरा देता है और एक एंटीना पे जा बैठता है। इसके बाद एंटीना पर बैठकर वो अपनी फोर्स को यूज करता हुआ प्रिंसेस लेया को उसे रेस्क्यू करने के लिए वापस बुलाता है और जब उसे रेस्क्यू करके वापस ले जाया जाता है तो डर्थ वेडर की शिप उनके पीछे लग जाती है और उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। पर तभी R2-D2 रोबोट उस शिप के हाइपरड्राइव को रिपेयर करता है, जिससे उनकी लाइट स्पीड जो कि खराब हो गई थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और ये लाइट की स्पीड से यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि ल्यूक को एक बिल्कुल असली दिखने वाला रोबोटिक हाथ लगा दिया गया है और ल्यूक प्रिंसेस लिया, C-3PO जिसे च्यूबाका ने बचा लिया था और R2-D2 ये सब देखते हैं कि हैन का दोस्त और उसका को पायलट च्यूबाका हैन को ढूंढने जा रहे हैं जो अब बाउंटी हंटर्स के पास है। तो ये थी पूरी कहानी स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक की। ये फिल्म सन 1980 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.7। इस फिल्म का बजट था $30.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 538 से 549 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।